हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए डोमिनेट मोड पढ़ेंगे। हमने रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ क्या है उसे पढ़ लिया है। अब वो मोड जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सबसे लोएस्ट है, ठीक है, उसे हम डोमिनेट मोड बोलते हैं। अगर हम उसे दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो वो मोड जिसकी कट ऑफ वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है वो डोमिनेट मोड हो जाएगा। हमने किस तरह से कंक्लूड किया था कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में अगर TEMN मोड या TMMN मोड अगर प्रोपोगेट हो रहा है तो उस MN मोड के लिए हमने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की थी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन होल अंडर रूट ऑफ m पाई बाय a स्क्वायर प्लस n पाई बाय b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ आप ये देखिए कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ये फंक्शन है मीडियम का। क्या मीडियम आपने फिल किया है उस पे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिपेंड करेगी। ये एक फंक्शन है वेवगाइड डायमेंशन का। ठीक है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उसकी आपने क्या लेंथ और विड्थ रखी उसके हिसाब से, एज वेल एज ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मोड पे। ठीक है, तो जो जैसे जैसे आप इसमें कौन सा मोड आप इसमें प्रोपोगेट करवाना चाहते हैं उस मोड के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रहेगी और उस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर की जोन की फ्रिक्वेंसी ही उस मोड के साथ प्रोपोगेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए अगर हम लें कि मान लीजिए आपका TE23 मोड की जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की वो अगर आपकी 2.8 गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है, तो TE23 मोड को इस वेवगाइड में ट्रेवल करवाने के लिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी 2.8 गीगाहर्ट्ज़ होनी ही होनी चाहिए। अगर आप इसमें लॉन्च करने वाली फ्रिक्वेंसी, ठीक है, अगर आप जो फ्रिक्वेंसी इसमें लॉन्च कर रहे हैं वो 3 गीगाहर्ट्ज़ है तो वो ट्रेवल करेगी। अगर लॉन्च की जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है तो ये फ्रिक्वेंसी जो है वो TE23 मोड के साथ ट्रेवल नहीं कर सकती, ये किसी और मोड में प्रोपोगेट कर सकती है। जनरली जब हम वेवगाइड डिज़ाइन करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पार्ट जो है वो पहला बेस बनता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग हमारी वेवगाइड को डिज़ाइन करते हैं, डायमेंशंस डिसाइड करते हैं, क्या मीडियम फिल करेंगे वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है कि ये जो आपकी वेवगाइड है वो किस किस कट ऑफ वेवलेंथ पे किस किस मोड को सपोर्ट कर सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ये जो आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिसाइड कर देगी कि ये जो मोड है इस मोड को ट्रैवल करवाने के लिए इनपुट फ्रिक्वेंसी कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम जब किसी भी हमें एक वेवगाइड दे दी गई, ठीक, आपको एग्जामिनर ने एक वेवगाइड दे दी और कहा कि आप ये पता लगाइए कि क्या इस वेवगाइड में आप TM02 सॉरी M के लिए तो TM के लिए तो M और N 0 हो नहीं सकते, तो क्या आप इसमें TM31 मोड ट्रेवल करवा सकते हैं। तो दी गई वेवगाइड की डायमेंशंस, उसके मीडियम और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो M और N की वैल्यू आपको दी गई उसके हिसाब से आप FC कैलकुलेट करते हैं। FC कैलकुलेट करके आप वापस रिप्लाई देते हैं कि ये जो वेवगाइड है ये TM31 मोड को सपोर्ट करे, इसके लिए इनपुट फ्रिक्वेंसी कम से कम आपकी 3 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़ जो भी आपका रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग आप देंगे। ठीक है, तो आप वेवगाइड आपको दे दी गई है, उस वेवगाइड के हिसाब से आप सभी पॉसिबल मोड के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम TE मोड की बात करते हैं तो TE मोड में M या N 0 हो सकता है, बट M और N दोनों 0 नहीं हो सकते और उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो TE इसमें पॉसिबल मोड क्या हो सकते हैं, TE10 0 हो सकता है, TE01 हो सकता है, TE11 हो सकता है, TE21 हो सकता है, TE12 हो सकता है,
TE21 और TE12 अलग अलग है, इनकी अलग अलग कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आएगी। तो इस तरीके से सारे पॉसिबल मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग आप FC निकालते हैं और वो FC कौन से मोड के लिए सबसे कम है वही डोमिनेट मोड हो जाएगा। डोमिनेट मोड होने का क्या मतलब कि जब भी आप इनपुट फ्रिक्वेंसी को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले पॉसिबल ट्रांसमिशन उस मोड में होगा। डोमिनेट मोड मतलब जैसे मान लीजिए कि TE23 का 2.8 था, इसकी जगह TE12 का अगर 2.5 हो, तो जैसे ही आप अपनी इनपुट फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे आपकी इनपुट फ्रिक्वेंसी 2.5 गीगाहर्ट्ज पे पहुंचेगी तो सबसे पहले जो पॉसिबल ट्रांसमिशन है वो इस मोड में हो पाएगा। ओके, डोमिनेट मोड वो मोड है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सबसे कम है और जब आप इनपुट फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इस मोड में सबसे पहले वेव प्रोपोगेट करनी शुरू करेगी। फिर उसके बाद आप और बढ़ाएंगे तो दूसरे मोड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी उस जोन में आ जाएगी, तो दूसरा मोड भी एग्जिस्ट करेगा। आप इसको थोड़ा सा अपने ऑप्टिकल फाइबर के कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट के साथ को रिलेट करके इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम सिंगल मोड फाइबर डिज़ाइन करते थे, किस तरह से मल्टी मोड डिज़ाइन करते थे, क्या फाइबर की स्पेसिफिकेशन एक सिंगल मोड ट्रांसमिशन में कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाती है। तो सिंगल मोड मीन्स केवल एक ही मोड और वो मोड होगा जो सबसे पहले ट्रांसमिट होने लग जाता है और आप अगर जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो दूसरा मोड भी पॉसिबल है। तो बेसिकली डोमिनेट मोड जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सबसे कम है या कट ऑफ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। अगर FC उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है तो लैम्डा C क्या रहता है? लैम्डा C विल बी V/FC। वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मीडियम में वेलोसिटी से कोरिलेटेड है, वेलोसिटी से आपस में लिंक्ड है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये EM वेव वेलोसिटी इन मीडियम, जो आपने मीडियम इसमें फिल किया है, क्या होता है ये 1/√με। अगर FC की वैल्यू रखें 2π√mπ/a² प्लस nπ/b², ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जब FC किसी मोड के लिए मिनिमम होगी तो लैम्डा C मैक्सिमम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि दी हुई वेवगाइड के लिए, देखिए हर गिवन वेवगाइड के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ बदलती जाएगी, वेवगाइड पे भी डिपेंड करती है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ केवल मोड का ही एक स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये क्या मीडियम है और क्या A और B है इस पे भी डिपेंड करती है। एक वेवगाइड के लिए किसी मोड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अलग होगी, इसकी जगह अगर आप इस तरह की वेवगाइड लेते हैं जिसकी डायमेंशंस कुछ और हो, ठीक है, तो उसके लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होगी वो आपकी अलग होगी। आई थिंक जैसे जैसे वेवगाइड की डायमेंशंस बदलनी है तब भी आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ बदल जानी है। तो हमें वेवगाइड की स्पेसिफिकेशन दी हुई है, A और B हमें पता है और हम अभी के लिए ऐसे मानते हैं कि हम एयर फील्ड वेवगाइड की बात करें या जनरलाइज किसी भी मीडियम की बात करें तो उसके लिए हम एक मोड के लिए FC1 कैलकुलेट करेंगे, दूसरे मोड के लिए भी करेंगे, तीसरे मोड के लिए भी करेंगे। इन सब में जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सबसे कम आएगी उसे हम डोमिनेट मोड बोल देंगे। यहाँ इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर आप इसे हमने क्या कैलकुलेट किया था 2/√m/a² प्लस n/b², इस तरह से हमने जनरलाइज कर लिया था ना लैम्डा C, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को देखें तो FC के कंपैरिजन में लैम्डा C कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी है, जो कि मोड और डायमेंशन दो का ही फंक्शन है। तो हम जब, ठीक है, जब हम डिफाइन करेंगे तब तो हम ये बोल देंगे कि जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सबसे कम है वो डोमिनेट मोड है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट मोड दैट स्टार्ट्स टू ट्रेवल इन द वेवगाइड। ये सबसे पहले पॉसिबली ट्रांसमिट होने वाला मोड है, इसलिए इसे डोमिनेट मोड कहते हैं जनरल। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद
जब हम एज ए स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला सिंपलर होने की वजह से हम लेमडा सी कैलकुलेट करेंगे और लेमडा सी जिसका लॉन्गेस्ट आएगा उसे हम डोमिनेट मोड बोल देंगे। तो इस कैलकुलेशन से इन दोनों कंक्लूजन से हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो लेके चले वो हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो लेमडा सी विल बी, जो अब हम डोमिनेट मोड को स्टडी करने के लिए काम में लेंगे वो ये आएगा m/a² प्लस n/b²। ओके, तो यहाँ पे डोमिनेट मोड सर्च करने के लिए हम अपना जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो लेमडा सी का रहेगा और एक एक करके सभी मोड जो पॉसिबल मोड है उनके लिए हम लेमडा सी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि किसका लेमडा सी लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो पहले हम टी मोड को डिस्कस कर लेते हैं। टी मोड्स में m 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, n भी 0 से लेके 1 2 कुछ भी हो सकता है विद द कंडीशन m एंड n आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ 0 ना हो। तो इस हिसाब से पॉसिबल मोड क्या क्या आएंगे, पहला हम मोड देखते हैं TE01। m क्या हो गया, m इक्वल्स टू 0 n इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पे रखें इस फॉर्मूला में अगर हम m इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा सी विल बी 2b। ये आपका 0 हो गया ना, ये पूरा 0 हो गया और ये आपका 1/b और b² का अंडर रूट ये यहाँ आ गया। तो ये आ गया आपका TE01 के लिए लेमडा सी आ गया 2b। ओके, सेकेंड केस डिस्कस करते हैं TE10। ओके, m इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 0 यहाँ पे रखेंगे, ये आपका 0 हो जाना है, इसको अगर आप 1 रखेंगे तो लेमडा सी विल बी 2a। ओके, सेकेंड केस आपका ये हो गया, ठीक। थर्ड केस की बात करते हैं हम। अब कौन सा पॉसिबल हो सकता है, दोनों 1 1 भी हो सकते हैं। हम m और n की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू से मूव करते जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन m n और a b पे, a b तो फिक्स हो गया, तो m और n की वैल्यूज़ के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो हम उनकी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू से अपर साइड में मूव कर रहे हैं और अपना जो लेमडा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम लेते हैं TE11, m इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/1/a² प्लस 1/b² अंडर रूट, दैट विल बी 2ab अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दोबारा लिख दूँ, लेमडा सी विल बी 2ab अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। ओके, अब जैसे जैसे आपकी m और n की वैल्यू बढ़ती जाएगी लेमडा सी आपका इसी तरीके से चेंज होता जाएगा। यहाँ अगर हमने ये तीन कंपेयर कर लिए तो क्या हम इन कंपैरिजन से ये पता लगा पा रहे हैं कि कौन सा लेमडा सी लॉन्गेस्ट है। ठीक है, लेमडा सी लॉन्गेस्ट जिसका होगा वो हमारा डोमिनेट मोड होगा। यहाँ पे देखिए कि ये है 2b और ये है 2a। जनरली जब आप रेक्टेंगुलर वेवगाइड बनाते हैं तो आपका जो a है वो 2b से ज़्यादा या बड़ा रखा जाता है। लेंथ इज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स और लार्जर देन 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ, इस स्पेसिफिकेशन के साथ रखी जाती है। मान लेते हैं कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2b इज लेस देन 2a, इन दोनों में क्या बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। अगर उस स्पेसिफिकेशन के साथ आप यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज ऑलवेज लेस देन दिस। इस कंपैरिजन से आपको ये पता चला कि अब जैसे जैसे आप m और n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, m और n की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो ये अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो लेमडा सी कम होता जाएगा। लेमडा सी अब अगर मैं TE21, TE13, TE12 कुछ भी अगर कैलकुलेट करते हुए, इफ आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ m एंड द लेमडा सी विल ऑलवेज बी लेस देन 2a, है ना। जितने पॉसिबल मोड हैं उसमें मैं अगर लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ कैलकुलेट करूंगी या स्मॉलेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूंगी तो वो इस मोड के लिए आएगी। दैट्स वाई दिस मोड इज डिफाइंड एज द डोमिनेंट मोड। डोमिनेंट मोड क्या हो गया, TE1
0। चलिए अब इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं TM मोड के लिए। TM मोड में M इक्वल्स टू 1 2 3, N कैन बी 1 2 3, M and N, M कैन नॉट बी 0 एंड N कैन नॉट बी 0। M और N की 0 वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल M और N की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 1 1 हो सकती है। तो TM मोड में स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ M और N 1 1 हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्रिटिकल या कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें, कट ऑफ वेवलेंथ की लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो उसके लिए आपको कम से कम इन्हें 1 1 रखना होगा। इनको अगर आप वापस 1 1 रखेंगे तो क्या आएगा? कौन सा मोड बनता है इसमें? पहले तो बात कि इसमें फर्स्ट पॉसिबल मोड विल बी एटलीस्ट TM11, और इस मोड के लिए अगर आप वेवलेंथ निकालेंगे तो क्या आएगी? वही वेवलेंथ आएगी जो TE11 के लिए आई। इनको 1 1 रखेंगे। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TEMN और TMMN के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ का सेम फॉर्मूला है, इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। दैट विल बी अगेन 2AB अपॉन √A² प्लस B²। अब हो सकता है नेक्स्ट जो आपका मोड हो वो TM21 हो या TM12 हो। ओके, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के जब भी पुट करते जाएंगे तो जो लैम्डा आएगा दैट विल बी स्मॉलर देन दिस वन। ओके, तो TM मोड के लिए, TM प्रोपोगेशन के लिए ये आपका जो मोड है वो डोमिनेंट मोड हो जाएगा। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में वेव प्रोपोगेट हो रही है तो TE10। ओके, अगर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में हो रही है तो TM11। ओके, इन दोनों को भी कंपेयर करें, इन दोनों वेवलेंथ को भी कंपेयर करें, तो जनरलाइज दोनों मोड में भी कौन सा मोड अपनी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखता है? TE10। आप यहाँ पे समरी लिख सकते हैं। TE मोड के लिए डोमिनेंट मोड क्या होता है? TE10। TM मोड के लिए डोमिनेंट मोड क्या होता है? TM11। और टोटल डोमिनेंट मोड, अगर मोड ना स्पेसिफिक करके अगर एग्जाम में पूछा जाता है डोमिनेंट मोड या जनरल डोमिनेंट मोड, अगर TE और TM स्पेसिफाई नहीं किया गया है और जनरल डोमिनेंट मोड पूछा गया है, जनरल डोमिनेंट मोड अगर पूछा जाएगा तो इन दोनों में भी इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। 2A इज ऑलवेज लार्जर देन 2AB अपॉन √A² प्लस B²। ओके, दैट्स वाई जनरल डोमिनेंट मोड इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज ऑलवेज TE10। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डोमिनेंट मोड कौन सा होता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड में? TE10, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट है। A इज ग्रेटर देन B, इसलिए। ठीक, उसके बाद में आप इसके साथ आप कहीं पे इसके कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर आप इस मोड के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे तो लेट मी रीराइट हियर। इसी मोड के लिए हम यहाँ पे अगर लैम्डा C इक्वल्स टू 2A आ गया है तो क्या रहेगी आपकी? FC विल बी 1 अपॉन 2 पाई √μE, एंड अगर हम इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं तो दिस विल बी 1/A² √. तो FC इज नथिंग बट V/2A. ओके, V इज 1/√μE. आप ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज A इज ग्रेटर देन B, दैट्स वाई V/2A इज स्मॉलर देन V/2B. इसके लिए क्या होगी? V/2B. FC ये होगी ना, तो V/2B इज लार्जर देन V/2A. इसलिए TE10 जो मोड है वो आपका डोमिनेट मोड हो जाता है।
आई थिंक आपको समझ में आया कि डोमिनेट मोड क्या है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए डोमिनेट मोड कैलकुलेट करना, डोमिनेट मोड के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना, कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करना बहुत बार पूछा जाता है। बेसिकली किसी भी टॉपिक को पढ़ना, हम 10 से 12 आवर्स लगा के पहले हमें उसका मटेरियल बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, फिर उसमें से 4 से 5 इतने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कंक्लूड होंगे जिन पे 80% टाइम न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो यही आपकी भी अप्रोच रहनी चाहिए। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे टीई का जनरल वेव इक्वेशन कोई नहीं डिराइव करवाने वाला, ना टीएम वेव का जनरल जो वेव इक्वेशन है वो डिराइव करवाने वाले। तो आप एक बार उन्हें अपने हाथ से निकाल लीजिए ताकि आप विजुलाइज करने में आपको आसानी हो। फिर उसके बाद जब आपका पूरा स्टडी मैटर ख़त्म हो जाए तो आप वो स्टैंडर्ड फार्मूलाज पिक करिए जो 80% टाइम पूछे जाते हैं। वेवगाइड जब शुरू होगी तो वेवगाइड में जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हमेशा वेवगाइड की डायमेंशन देख के पूछी जाएगी। डोमिनेट मोड क्या है, डोमिनेट मोड की कट ऑफ वेवलेंथ क्या है, इस मोड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है। तो इस सारे डिस्कशन को डिटेल में, ओवर डिटेल में पढ़ाने का पर्पज़ ये है कि लैम्डा सी इक्वल्स टू 2a यही। और अगर आप स्टेट पीएससी या कहीं का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी तो बहुत बनती है। डायमेंशन दी होगी, हमें पता है, तो हम विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर लेंगे कि लैम्डा सी इज़ ऑलवेज 2a। तो जब आप पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम डिटेल डेरिवेटिव नोट्स बनाइए, और ये जब आप डिटेल में डेरिवेशन करते हुए नोट्स बनाते हैं तो उस सब्जेक्ट को विजुलाइज करने में बहुत आसानी मिलती है। फिर उसके बाद ये जो 5-7 कंक्लूडिव मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो आपको मेमोराइज करने में बहुत आसानी होगी और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आपने अगर 2 बार 3 बार ये लैम्डा सी इक्वल्स टू 2a रखा है तो आप बिना किसी डाउट के जो भी आपको पैरामीटर दिए हुए उनसे इस फॉर्मूला को अप्लाई किए बिना आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम स्टडी करते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन लीजिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी कीजिए, और जहां आपके नोट्स ख़त्म होते हैं वहां पे वो आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज लिखिए। पावर पॉइंट स्लाइड की फॉर्म में आप हाथ से लिख के अपने इम्पॉर्टेंट रिवीजन के लिए नोट्स बनाइए। इससे आपका रिवीजन फास्ट होता है, एज वेल एज आपकी एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की स्पीड भी बढ़ती है। तो डोमिनेंट मोड को स्टडी करने के बाद TE10 लिखिएगा, साइड में लैम्डा सी इक्वल्स टू 2a लिखिएगा। उसके साथ आप ये भी जनरल लिख सकते हैं रिकॉल करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि लैम्डा सी अगर 2a है इस तरह से, तो अगर मैं TE11 मोड के लिए कैलकुलेट करूँ तो m और n 1 ये जो फॉर्मूला है वो TE और TM दोनों मोड के लिए है। तो TE11 के लिए भी यही फॉर्मूला आना है, TM11 के लिए भी यही एक ही वेवलेंथ आनी है। सिमिलरली अगर मैं TE12 लूँ और TM12 लूँ तो m और n की वैल्यू सेम है, a और b सेम है, तो इनके लिए कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेम आएगी। TE32 लो या आप TM32 लो तो आपकी जो कट ऑफ वेवलेंथ है सेम आएगी। तो वो मोड्स जिनकी कट ऑफ वेवलेंथ सेम होती है उन्हें हम डीजेनरेट मोड्स बोलते हैं, डीजेनरेट मोड्स बोलते हैं। और इस फ्रिक्वेंसी पे पहुंचने पर ये मोड या ये मोड, कोई भी मोड इसमें ट्रांसमिट होना शुरू हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा TE12 की जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू TE21। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप डोमिनेट मोड और रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जनरल डोमिनेट मोड अगर आप सेलेक्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा, कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, डीजनरेट मोड पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि ये हम फ्रिक्वेंसी उसमें ट्रेवल करवाना चाहते हैं तो आप बताइए कि कौन कौन से मोड पॉसिबल है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, गाइडेड वेवलेंथ क्या होती है, इस रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जब भी आप वेव को लॉन्च करते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं ट्रेवल करती है, ये आपकी मेटेलिक सरफेस से, ठीक है, स्किन इफेक्ट की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेते हुए ये आपकी मूव करती है। तो इस कंडीशन में फेज वेलोसिटी बदल जाती है, गाइडेड वेवलेंथ क्या है, लैम्डा जी, ये सब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। आई होप डोमिनेट मोड आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।